हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज जो पेपर है ये आपका 19 फरवरी 2019 को हुआ था और प्रथम पाली यानी शिफ्ट फर्स्ट का है। और दोस्तों, ये सेट नंबर 40 यानी कि 40 है। इसके पहले 39 सेट का वीडियो दोस्तों दिया जा चुका है, उसे जा कर के देख लीजिए और अपने जीके के स्कोर को बढ़ा लीजिए ताकि आप सिलेक्शन पा सकें। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर देखने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि कभी कभी तो सीधे सीधे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो आपके रिपीट करते हैं, और दूसरा एक सबसे जो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट फ़ायदा ये होता है कि आपको तरीके पता चल जाते हैं कि आखिर जिसका आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो आप जब कभी जीके के पढ़ते हैं तो आपको जब उस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं उसमें तो आप ज़्यादा कंसंट्रेट होते हैं। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन पे, और हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कि वर्ष 1912 में अल हिलाल अखबार किसके द्वारा निकाला गया। तो दोस्तों, ये जो था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा निकाला गया था। और दोस्तों, ये याद रखिएगा ये किस वर्ष निकाला गया, क्योंकि आपके ही आरपीएफ कांस्टेबल में ये पूछा गया है कि अल हिलाल अखबार का प्रकाशन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कब किया था। तो 1912 में। और साथ में एक फैक्ट ये भी याद रखिएगा, अल हिलाल के साथ अल बिलाल भी था। एक अल हिलाल और अल बिलाल दो अखबार थे जिनका संपादन ये करते थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। अगला दोस्तों, अंतरिक्ष कैप्सूलों, सबमरीनों और सांस लेने के मास्कों में ऑक्सीजन के उत्पादन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, और आपके आरपीएफ कांस्टेबल में ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण निम्न में से किस वर्ष ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन रद्द करना पड़ा था। तो दोस्तों, ये 1916। और दोस्तों, इसी क्वेश्चन में कई क्वेश्चन हैं जो आपके आरपीएफ में पूछा है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो प्रथम विश्व युद्ध था उसका कार्यकाल क्या था, मतलब कितने वर्ष से कितने वर्ष तक हुआ था ये। तो 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये 1939 से 1945 तक हुआ था। और आपके आरपीएफ कांस्टेबल में ये पूछा है कि प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल कितने समय तक हुआ था। तो दोस्तों, 14 से 18 और 39 से 45, इसको रट्टा मार जाइएगा दोस्तों। अगला दोस्तों, द्वितीय तमिल संगम का आयोजन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, द्वितीय तमिल संगम का आयोजन जो था ये कपाटपुरम में हुआ था। और दोस्तों, ये तमिल संगम जो था ये 3 तमिल संगम हुए थे। 3 तमिल संगम हुए थे, जिसमें पहला जो हुआ था ये मदुरै में हुआ था, मदुरै में। और दूसरा जो हुआ था ये कपाटपुरम में हुआ था। फिर तीसरा जो हुआ दोस्तों वो भी मदुरै में हुआ था। तो इसको याद रखिएगा, तीनों कहाँ कहाँ हुए थे। तो केवल दूसरा जो था कपाटपुरम में, बाकी पहला और तीसरा मदुरै में। और ये भी आपसे पूछता है कि ये मदुरै है कहाँ पे। तो दोस्तों, ये मदुरै और कपाटपुरम ये दोनों जो स्थल हैं ये तमिलनाडु में हैं, और आपके आरआरबी में कांस्टेबल में ये क्वेश्चन बन चुका है। तो दोस्तों, इसको रट्टा मार के रखिएगा जितना फैक्ट मैंने बताया। दोस्तों, निम्न में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहलाता है। दोस्तों, ये कई बार रिपीट कर चुका है। तो आपका जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसी को संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। और ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों, ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32, और ये भी कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों, ये भी फैक्ट पूरी तरह से रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, दो देशों के बीच वस्तुओं या सेवाओं के आदान प्रदान से संबंधित समझौतों को क्या कहा जाता है। दोस्तों, ये बात याद रखिए, ये जो समझौते की बात कर रहा है ये वस्तु और सेवाओं दोनों के लिए कर रहा है। तो ये द्विपक्षीय व्यापार समझौता होता है। इसी को इंग्लिश में बायलैटरल एग्रीमेंट कहा जाता है, द्विपक्षीय व्यापार समझौता। अगला है दोस्तों, इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए का नाम 1918
28 में बदलकर HSRA कर दिया गया। इसमें यस अक्षर का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप था सोशलिस्ट। पहले दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था HRA, जब इसमें यस जोड़ा गया तो इसका पूरा नाम हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और दोस्तों इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये फुल फॉर्म आपके वनडे में कई बार पूछा गया है। और कब इसका नाम बदला गया दोस्तों ये भी, और ये याद रखिएगा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका गठन जो है किसने किया था? तो दोस्तों उस समय चंद्रशेखर आज़ाद जी थे मेन, तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो ये पूछ रहा कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है दोस्तों, इस तरह से भारत की जब स्थिति देखेंगे तो भारत के बीचों बीच से यहाँ से ऐसे गुजरती है ये कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो होती है दोस्तों, ये उत्तर में 23.5 डिग्री होती है, नॉर्थ 23.5 डिग्री नॉर्थ जो होती है, इसी को कर्क रेखा कहा जाता है। और दोस्तों एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा कि कितने राज्यों से होकर के ये गुजरती है कर्क रेखा, इसको भी आप तैयार करके रखिएगा और ये पूछा गया है आपसे। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान को लागू करने के लिए किस विशेष तिथि को चुना गया? तो दोस्तों विशेष तिथि को चुना गया 26 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी को। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को। ये कह रहा संविधान को लागू करने का दिन, तो लागू जो करने की तिथि थी वो 26 जनवरी 1950 थी, लेकिन जब संविधान अंगीकृत किया गया था तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। इसलिए अंगीकृत और लागू कब किया गया, इन दोनों में अंतर है। अंगीकृत पहले हुआ यानी 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू जब हुआ ये 26 जनवरी 1950 को। तो इसमें कन्फ्यूज मत होना। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, निम्न से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती? तो दोस्तों इसमें जो रूस की सीमा है ये भारत से नहीं मिलती है। और दोस्तों यहीं से आपके कई क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला तो आपसे ये पूछ लेगा कि भारत का कितने देशों से सीमा मिलती है? तो दोस्तों भारत की जो है टोटल 7 देशों से सीमा मिलती है, 7 देशों से सीमा मिलती है। और जिसमें सबसे ज़्यादा जो सीमा रेखा है वो बांग्लादेश के साथ है, मतलब सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर लगा हुआ है वो बांग्लादेश के साथ है। और सबसे कम जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ है। और इसका एक कोड होता है दोस्तों BCPNMBA। तो याद रखिएगा BCP ने MBA किया, BCP ने MBA किया। तो B मतलब हो जाएगा बांग्लादेश, C मतलब हो गया चाइना, P मतलब हो गया पाकिस्तान, N मतलब हो गया नेपाल, M मतलब हो गया म्यांमार, और B मतलब हो गया भूटान, और A मतलब हो गया अफ़गानिस्तान। तो पहला जो B बांग्लादेश है, इसी को पहले इसलिए लिखे हैं कि सबसे ज़्यादा इसकी सीमा टच करती है भारत से, और ये लास्ट में लिखे हैं क्योंकि अफ़गानिस्तान की सीमा सबसे कम टच करती है। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्न में से क्या खेल है? दोस्तों इसमें पूछ रहा खेल क्या है? तो दोस्तों डोंगी चालन जो होता है, कैनोइंग जो होता है, ये एक खेल है। लेकिन सत्रिया, लावणी और डांडिया ये सब लोक नृत्य हैं। और जितने भी लोक नृत्य हैं दोस्तों, ये एक लोक नृत्य से वीडियोज आइकन जीके अड्डा चैनल पे पड़ा है, आप उसे देख लेंगे तो ये सब किस राज्य के हैं सब क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ जा कर के देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे डिटेल्स नहीं बताऊँगा वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला दोस्तों, भारत के साथ अंग्रेज़ों के व्यापार के संबंध में दस्तक का क्या आशय था? तो दस्तक जो था ये व्यापार में छूट। दोस्तों ये दस्तक जो था एक तरह का पास था, जो अंग्रेज व्यापारी होते थे उनको पास दिया जाता था, वो पास दिखा देते थे तो उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था, बहुत सारी छूट मिल जाती थी उनको। अगला दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से क्या आशय है? तो दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से आशय है धार्मिक क्रियाकलापों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, कुछ संस्थानों में धार्मिक निर्देश देने की स्वतंत्रता। और दोस्तों एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा, जो संविधान में आपके अनुच्छेद 25 से 28 है,
वो आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25 से 28। और ये पूछा गया है आपके आरपीएफ कांस्टेबल में, इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, दो जल निकास घाटियों को अलग करने वाले उभरे हुए भाग को कहा जाता है। तो दोस्तों जो उभरे हुए भाग होते हैं इनको कहा जाता है, इसे जल विभाजक कहा जाता है। दोस्तों अगर ऐसे नदी मान लीजिए बह रही है और बीच में कोई आ जाए तो इस तरह से दो भागों में नदी बट जाती है, तो यही वाला जो हिस्सा होता है इसी को जल विभाजक कहा जाता है। दोस्तों संविधान सभा में राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो दोस्तों राष्ट्रगान को ये 1950 में अपनाया गया था। और ये वनडे का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर पूछते रहता है, इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, झंडा को कब अपनाया गया, गीत को कब अपनाया गया, ये सब रट्टा मार के रखिएगा, आप में पूछता है। अगला दोस्तों, जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो वस्तु के अवतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। तो दोस्तों जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा और उल्टा होता है, होगा तो वास्तविक लेकिन उल्टा होगा। अगला दोस्तों, किसका उपनाम लोकमान्य था? तो दोस्तों लोकमान्य जो था बाल गंगाधर तिलक का था। और दोस्तों ये आपके वनडे का फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा आते रहता है एग्जाम में। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता था। अगला दोस्तों, निम्न में से किस सागर या महासागर की लवणता सर्वाधिक है? तो दोस्तों ये जो दिया गया है इसमें आपके भूमध्य सागर की लवणता सबसे अधिक है। दोस्तों इसी प्रकार से एक क्वेश्चन ये पूछता है कि विश्व की किस झील की लवणता सबसे अधिक है? तो दोस्तों एक वान झील है, वान झील। ये वान झील जो है ये तुर्की में है स्थित और इसकी लवणता विश्व में सबसे ज़्यादा है, लगभग 330 है। तो सबसे ज़्यादा झीलों में है वान का। और यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया गया है इसमें भूमध्य सागर, क्योंकि भूमध्य सागर चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन स्वपोषी जीवों के उदाहरण हैं? तो दोस्तों स्वपोषी जीवों के उदाहरण हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया हैं। तो दोस्तों स्वपोषी का मतलब ये होता है कि जो अपना पोषण स्वयं कर सकते हैं, यानी कि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपना भोजन बनाते हैं, इसीलिए इनको स्वपोषी जीव कहा जाता है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली रंगीन चित्रकारी खुर्जा का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों खुर्जा जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और दोस्तों जो यूपी कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं इस क्वेश्चन को रट्टा मार जाएंगे कि मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली रंगीन चित्रकारी ये खुर्जा से संबंध, खुर्जा ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। और ये भी दोस्तों सदाबहार क्वेश्चन है, हमेशा आते रहता है। अगला दोस्तों, किसी वस्तु या पदार्थ परमाणु या अणु द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित होने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य की विशेषता के रूप में किसको परिभाषित किया जाता है? तो दोस्तों इसमें जो होता है ये जो उत्सर्जित होने वाली होती है ये आपकी स्पेक्ट्रम होती है, इसी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अगला दोस्तों, अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित बादलों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित बादल को उच्च स्तरीय बादल कहा जाता है। और दोस्तों इसके पहले वाले सेट में आपसे पूछा है कि सबसे निचले बादल जो वर्षा करते हैं उन्हें क्या क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों ये कपासी मेघ होते हैं जो सबसे ज़्यादा वर्षा करते हैं। और ये अधिक ऊंचाई पे जो स्थित होते हैं उच्च स्तरीय बादल कहते हैं। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, आरपीएफ कांस्टेबल जो देने जा रहे हैं आपके ज्योग्राफी का क्वेश्चन टफ आता है। और टफ इसलिए हो जाता है कि उन चैप्टरों से ये क्वेश्चन पूछते हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछे जाते। इसलिए आप जो भी ज्योग्राफी के चैप्टर होंगे सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैं जब लूसेंट पढ़ाऊंगा तो सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा और वहाँ आपको बताऊंगा भी, लेकिन फिलहाल अपने से भी आप तैयार रखेंगे। अगला दोस्तों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में निम्न में से कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो दोस्तों इसमें कैक्टस जो होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है।
सॉरी दोस्तों, ये 24 वाला क्वेश्चन को माफ़ी चाहूँगा मैं इसका दोस्तों आबनूस होता है। कैक्टस ये तो रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में निम्न में से कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो दोस्तों ये आबनूस होता है। इसको सही कर लीजिएगा दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। अगला दोस्तों, निवल निवेश को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो दोस्तों निवल जो निवेश होता है, सकल निवेश में से जब मूल्यह्रास घटा देंगे तो सकल निवेश हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये निवल निवेश हमें प्राप्त होता है जब सकल निवेश में से मूल्यह्रास घटा देंगे। अगला दोस्तों, गोल करने की क्रिया का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो दोस्तों गोल जो करने वाली क्रिया होती है ये वाटर पोलो में होती है। और इसी तरह से दोस्तों वाटर पोलो के साथ साथ फुटबॉल भी होता है, याद रखिएगा, फुटबॉल में भी गोल करने की क्रिया होती है। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? तो दोस्तों ये 1976 में पारित हुआ और आपके आरपीएफ कांस्टेबल में ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, शायद दूसरी या तीसरी बार। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, ये 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में हुआ था और इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान, और इसी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही आपका मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। संविधान के भाग 4 क में जोड़ा गया था मूल कर्तव्य, और वो भी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ये जितने फैक्ट मैंने बताए सब रटना मार के रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा। आय की असमानता को मापने की सबसे परिशुद्ध विधि कौन सी है? तो दोस्तों आय की असमानता को मापने की सबसे परिशुद्ध विधि जो इसमें आती है ये आपका लाफेर वक्र है। कहीं कहीं लाफर भी लिखा रहता है दोस्तों, और ये इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, यूएनडीपी ने पहली मानव विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित की? तो दोस्तों ये 1992 में प्रकाशित की। अगला दोस्तों, मानसून शब्द का उद्भव किस भाषा से हुआ? तो इसका अरबी से हुआ, और इसको याद रखिएगा, ये रट्टा भी मार के रखिएगा क्योंकि ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आप लोगों को कई फैक्ट बताने पड़ते हैं एक साथ, इसलिए पेशेंस रख के थोड़ा देख लीजिएगा। अगला दोस्तों, गल्फ धारा की विशेषता निम्न में से क्या है? तो दोस्तों गल्फ जो धारा है ये गर्म महासागरीय धारा है, और दोस्तों ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है। अगला दोस्तों, 1760 ईस्वी में हुए वांडीवास के युद्ध में किसकी हार हुई? तो दोस्तों में इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। और दोस्तों ये याद रखिएगा कि ये कब हुआ था वांडीवास का युद्ध? 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था दोस्तों। और अंग्रेजों का जो सेनापति था वो आयरकूट था, और फ्रांसीसियों का जो सेनापति था वो काउंट डी लाली था। और दोस्तों ये आपसे पूछा गया है, जितने फैक्ट मैंने बताए हैं आपके आरआरबी में ही। अगला दोस्तों, यदि अदालत को लगता है कि कोई विशिष्ट पदाधिकारी अपने विधिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है जिससे किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है, ऐसे में अदालत द्वारा जारी किया जाने वाला परमादेश कौन सा है? तो दोस्तों उसे परमादेश कहा जाता है। अगला दोस्तों, उज्जैन का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित है, तो याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया। अगला दोस्तों, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है जिसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया द्वारा लवण और जल उत्पन्न होते हैं? तो दोस्तों ये जो होता है इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। और दोस्तों ये आपके आरपीएफ कांस्टेबल में दूसरी बार या तीसरी बार रिपीट कर रहा है। अगला दोस्तों, रिंग, नेट और बॉल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो दोस्तों ये जो होता है आपका ये आपका दोस्तों बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला है दोस्तों, मानव शरीर के निम्न में से कौन से अंग द्वारा शरीर में बनने वाले नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल का निष्कासन किया जाता है? तो दोस्तों ये गुर्दा द्वारा किया जाता है, और ये भी आपके कांस्टेबल का रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, भारत सरकार की प्राथमिक नीतियों का थिंक टैंक क्या है? तो दोस्तों थिंक टैंक आपका ये नीति आयोग हो गया है, इसे नीति आयोग, और नीति आयोग से क्वेश्चन आ रहा है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों, स्टोमेटा रंध्रों में रक्षी कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों रक्षी कोशिकाएं जो होती हैं इसे खोलना और बंद करना, यही इनका कार्य होता है। अगला दोस्तों, किसने संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता का प्रावधान किसके लिए किया गया है? तो दोस्तों ये सभी नागरिकों के लिए किया गया है। अगला दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उदाहरण है, तो दोस्तों इसे एंटी एसिड कहा जाता है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार के रखिएगा।
अगला दोस्तों, साक्षी मलिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो साक्षी मलिक का संबंध दोस्तों कुश्ती से है। अगला दोस्तों, 2011 के विश्व कप के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? तो महेंद्र सिंह धोनी जी थे। अगला दोस्तों, वायु का अपवर्तनांक क्या है? तो वायु का अपवर्तनांक दोस्तों 1.0003 है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रट्टा मार के रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगला दोस्तों, कानून का शासन की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ब्रिटिश संविधान से ली गई है दोस्तों, और ये भी कई बार रिपीट हुआ है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला से संबंधित शैली नहीं है? तो दोस्तों कांगड़ा जो है ये राजस्थानी चित्रकला से संबंधित नहीं है। और एक बार आपके आरपीएफ में पूछा था कि कांगड़ा चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रृंखला कितनी दूरी में यानी कितनी लंबाई में फैली हुई है? तो दोस्तों ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है, और इसको रट्टा मार के रखिएगा, ये 2-3 बार आपके वनडे में पूछा गया है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित किस अग्रणी व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था? तो नाना साहब ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। और आपका अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच के संबंध को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो दोस्तों ये फिलिप्स वक्र के द्वारा दर्शाया गया है। और दोनों दोस्तों, फिलिप वक्र और लाफर वक्र दोनों याद रखिएगा, जो आपके क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।